नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भारतीय इतिहास वस्तुनिष्ठ पप्पू सिंह प्रजापति जी की बुक की रीडिंग चल रही थी। हमने अब तक पहला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। और आज हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, प्राग ऐतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक पाषाण काल व ताम्र पाषाण काल। तो ये रहा इसका पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल एक महत्वपूर्ण पाषाण कालिक स्थल है? गणेश्वर, बागोर, आहड़ या कालीबंगा? तो इसका होगा बागोर। बागोर मध्य पाषाण काल का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। ताम्र पाषाण और लौह युग के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। गणेश्वर जो है ये कांतली नदी के किनारे नीम का थाना जिले में स्थित है। इसकी खोज R.C. अग्रवाल ने की थी 1977 में। आहड़ ये बेडस नदी उदयपुर के पास स्थित है। और कालीबंगा हनुमानगढ़। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बागोर। बागोर बागोर राजस्थान का भीलवाड़ा जिले में बागोर बनास की सहायक कोठारी नदी के किनारे बालू के टीले पर स्थित है। B.N. मिश्रा द्वारा यहाँ उत्खनन कार्य हुआ। यहीं से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। पशुपालन के जो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले वो बागोर से है। दूसरा स्थान आदमगढ़ का है। इसे महासत्यों का टीला भी कहा जाता है। बागोर सबसे विधिवत रूप से प्रतिवेदित मध्य पाषाण युगीन स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितनी वेदिकाएं सोहन संस्कृति से प्राप्त हुई है? तो सोहन संस्कृति से दोस्तों जो वेदिकाएं प्राप्त हुई थी वो हुई थी 5 वेदिकाएं। 5 वेदिकाएं जो इसका राइट आंसर होगा। सोहन संस्कृति सिंधु की सहायक सोहन नदी घाटी में द्वितीय हिम युग में बोल्डर कांग्लोमेरेट का निर्माण हुआ। उत्खनन D.N. वाडिया द्वारा 1928 में। 1930 में K.R.U. टोड द्वारा सोहन घाटी में पिंडी के स्थल का उत्खनन किया गया। 1935 में येल कैम्ब्रिज दल के सदस्य D. टेरा व पीटरसन द्वारा सबसे महत्वपूर्ण उत्खनन कश्मीर घाटी से पाकिस्तान स्थित साल्ट रेंज तक किया गया। H.D. सांकलिया ने सोहन घाटी में मानव आवास के साक्ष्य व हैंडक्स प्राप्त किए। सोहन घाटी से कुल 4 प्रकार के उपकरण प्राप्त हुए हैं। आरंभिक प्राक सोहन, उत्तरकालीन सोहन, अंत सोहन या चौंतरा, विकसित सोहन। सोहन नदी घाटी से 5 प्रकार की वेदिकाएं मिली है। 5 प्रकार की जो वेदिकाएं मिली है उसमें जो प्रथम जो वेदिका है वो सबसे प्राचीनतम है। प्रथम वेदिका सबसे प्राचीन है। द्वितीय वेदिका जो है वहां से उत्तर सोहनकालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। तृतीय वेदिका जैसे अंत सोहन उपकरण चौंतरा स्थान से हैंडक्स व उत्तर व दक्षिण सभ्यता का मिलन के अवशेष मिले हैं। चतुर्थ जो वेदिका है वहां से विकसित सोहन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। और पंचम वेदिका से पोलिसदार उपकरण मिले हैं जो नवपाषाणकालीन उपकरण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचानिए। दक्षिण भारत में ताम्र कांस्य युग नहीं आया। दक्षिण भारत में ताम्र पाषाण युग आया था। इलाहाबाद, मिर्जापुर, वाराणसी क्षेत्र में उत्तरी भारत के महापाषाण काल के स्थल पाए गए। काले व लाल मृदभांडों का संबंध महापाषाण कालिक संस्कृति से है। दक्षिण भारत में लौह काल के बाद नवपाषाण आया था। तो दक्षिण भारत में लौह काल के बाद नवपाषाण नहीं आया था। तो यही इसका जो है गलत है। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। भीमबेटका से उत्खनित अधिकांश औजार बने थे। तो ये क्वार्टजाइट के बने थे। क्वार्टजाइट एक पत्थर था, तो इसी क्वार्टजाइट पत्थर से अधिकांश उपकरण बने हैं। भीमबेटका की पठारी में
क्वार्टजाइट और बलुआही पत्थरों का वर्चस्व था। भीमबेटका से प्राप्त अधिकांश औजार पीलापन लिए क्वार्टजाइट के लिए बने हैं, जो यहाँ प्रचुरता में से उपलब्ध है। निचले पूर्वापाषाण काल से परस्तरीय पटलों से बने 5 सतहों को चिन्हित किया गया है। हड्डी की अनुपस्थिति शायद अम्लीय मिट्टी के कारण है। भीमबेटका से निम्न पूर्वापाषाण काल से लेकर ऐतिहासिक युग तक निरंतर सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से एशियाई लोगों की भारी आबादी रहने के प्रमाण मिले हैं, जो विदारणी व हस्तकुठार बनाने में अत्यंत कुशल थे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अतिरमपक्कम यह तमिलनाडु में सही है। नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश में यह भी सही है। उसंगी कर्नाटक में यह भी सही है। इनाम गांव, तो इनाम गांव है जो गुजरात में नहीं, इनाम गांव जो है वो महाराष्ट्र में है, तो ये जो इसका गलत हो जाएगा। इनाम गांव महाराष्ट्र। प्राग ऐतिहासिक राख के टीले संबंध है उस स्थल से जहां व्यक्तियों का अंतिम संस्कार किया जाता था? नहीं। जहां वैदिक बलि दी जाती थी? नहीं। दक्षिण भारत के कतिपय नवपाषाण स्थलों से? हाँ, ये सही है, इसका राइट आंसर है। भट्टे जहां मर्द भांड पकाए जाते थे, ये भी 3 नंबर जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। राख के टीले एसमाउंट के रहस्य शोध अध्ययन केरी सेटार व अन्य। दक्षिण भारतीय नवपाषाण युग के अध्ययन से जुड़े विषयों में सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि राख के टीले हैं। इस संदर्भ में कृष्णा तुंगभद्रा नदियों के बीच का रायचूर दोआब तथा भीमा कृष्णा नदियों के बीच सोरापुर दोआब सबसे महत्वपूर्ण है। कुपगल बेल्लारी जिला, कोडेकल बुद्धिहाल गुलबर्गा जिला, कुतगल बुद्धिकनामा कोंडातिनी के नाम से ज्ञात, पिकली हिल रायपुर जिला, मास्की सभी कर्नाटक में है। उतनूर और पलवा ये आंध्र प्रदेश। यहाँ से राख के टीलों का अध्ययन किया जा चुका है। राख के टीले दरअसल नवपाषाण युगीन मवेशियों के बाड़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनके चारों तरफ वृक्षों की टहनियों का घेरा लगाया जाता था। वहां इकट्ठे हुए गोबर को वार्षिक उत्सवों के अवसर पर जला दिया जाता था। उनकी ऐसी मान्यता थी कि ऐसा करने से उनके पशुओं की रोगों से रक्षा होती है। मध्य पाषाण कालीन स्थल बागोर का उत्खनन किसने किया? तो ये वीएन मिश्र ने किया था। चित्रित धूसर मर्तभांड संस्कृति का संबंध है लोह युग से। चित्रित धूसर मर्तभांड परंपरा स्पष्ट उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व से संबंधित है। ये आर्यों के प्रतिनिधि मृदभांड है। महाभारत कालीन स्थलों की पहचान इन्हीं मृदभांडों से की जाती है। चित्रित धूसर मृदभांड से प्राप्त लोहे की सामग्री में अधिकांश आखेट या युद्ध से संबंधित ब्लेड, तिराग्र, भलाग्र, छुरा इत्यादि सामग्री प्राप्त हुई है। कृषि में प्रयुक्त लोह उपकरण पहली बार PGW काल में ही मिले हैं। भारत में पूर्व पाषाणकालीन उपकरण सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो वो हुए थे पल्लवरम। पल्लवरम जो है मद्रास का स्थल है, मद्रास में आता है पल्लवरम स्थल। भारत में पूर्व पाषाणकालीन अध्ययन आरंभ करने का श्रेय महान भूगर्भ वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूसफूट को जाता है। मद्रास के निकट पल्लवरम में 1863 की गर्मियों में के दौरान रॉबर्ट ब्रूसफूट अपने रूटीन कार्य में व्यस्त थे। उसी दौरान उनकी नजर एक बजरी के गड्ढे में दबे एक पत्थर पर पड़ी, जिसे उन्होंने उठा लिया। देखने में यह भूरे क्वार्टजाइट का टुकड़ा था, किंतु ब्रूसफूट ने उस पर मानवीय प्रयत्नों के सुनिश्चित प्रमाणों का आभास पाया। दरअसल उन्होंने एक पत्थर का हस्त कुठार खोजा था। भारत में प्राप्त होने वाला यह पहला पाषाणकालिक औजार था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो 4 दिए गए हैं युग्म, इसमें सुमेलित कौन सा है? वो बुर्ज होम में गर्त आवास मिले, ये बात सही है। कोल्डीवा से धान के अवशेष मिले, ये बात भी सही है। उतनूर से राख के ढेर मिले, ये बात भी सही है। और मेहरगढ़ से प्राचीनतम नवपाषाणकालिक स्थल प्राप्त हुए, तो ये भी सही है। इसके चारों ऑप्शन जो सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, 1 2 3 4। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणकालीन स्थल राख के टिल्ले के लिए जाना जाता है? तो वो है पल्लवाय। कौन सा स्थल है? पल्लवाय, जो आंध्र प्रदेश में आता है।
आंध्र प्रदेश। चिरांद ये जो बिहार का क्षेत्र है, और गुफकराल जो है ये कश्मीर का क्षेत्र है जहां से गर्त आवास प्राप्त हुए थे। नवपाषाणिक स्थलों को चिन्हित कीजिए जहां से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। चावल की खेती के प्रमाण जो मिले हैं दोस्तों, वो तो एक कोल्डिया से मिले हैं और एक महागढ़ा से मिले हैं। उतनूर से राख के ढेर मिले थे और मेहरगढ़ से गेहूं, जौ, कपास, खजूर इत्यादि मिले थे। जो चावल के प्रमाण है वो कोल्डिया और महागढ़ा से मिले थे। 1 नंबर और 3 नंबर, 4 नंबर इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। बेलन घाटी क्षेत्र, कोल्डिवा, अंश शोधित कार्बन 14 तिथियां 7505 से 7033, 6190 से 5764, 5432 से 5051 ईसा पूर्व। यहाँ से नवपाषाण, ताम्रपाषाण, लोह काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण कालीन स्तर से धान, जिन्हें चावल कहा गया, की खेती के साक्ष्य तथा जली हुई धान की बालियां प्राप्त हुई है। यहाँ के लोग चावल की जंगली तथा कृत्रिम प्रजाति ओराइजा सताइवा दोनों से परिचित थे तथा जो 6000 ईसा पूर्व के साक्ष्य हैं। 6000 ईसा पूर्व के साक्ष्य हैं। महागढ़ा, यहाँ 20 झोंपड़ियों से संबंधित फरस तथा स्तंभ ग्रंथ प्राप्त हुए हैं। यहाँ से पाषाण, नवपाषाणीय अवशेषों में एक रोचक प्राप्ति गौशाला है। 12.5 से 7.5 मीटर आकार का यह पशु बाड़ा आवासीय क्षेत्र के मध्य स्थित है। यहाँ के मृद भांडों पर धान की बालियों के छापे देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्षेत्र में नवपाषाण युगीन मानव भूमिगत गड्ढों में रहता था? तो यह कश्मीर के क्षेत्र हैं। बुर्जहोम और गुफकराल जो क्षेत्र आते हैं कश्मीर के, बुर्जहोम और गुफकराल ये कश्मीर के क्षेत्र है। यहाँ भूमिगत गड्ढों में रहते थे जिन्हें गर्त आवास कहा गया। कश्मीर के बुर्जहोम, गुफकराल, झेलम नदी घाटी तथा स्वात घाटी के लोबनर, लोयबन तथा कलाको दीरे में नवपाषाण स्तर से आवासीय क्षेत्र में बनाए गए गड्ढों की प्राप्ति हुई है। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर में प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान का जो बागौर है वहां से पालतू जानवरों के साक्ष्य मिले हैं। पालतू जानवरों के साक्ष्य मिले हैं। तो सबसे प्राचीन बागौर का आता है पहला स्थान और दूसरा स्थान है जो आता है आदमगढ़ का। 3 नंबर पालतू जानवरों के। आदमगढ़ मध्य प्रदेश तथा बागौर राजस्थान से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं 6000 ईसा पूर्व के। भारत की निम्नलिखित पुरातात्विक संस्कृतियों को उनके काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इसमें जो सबसे प्राचीन जो है वो है कोटदीजी संस्कृति। कोटदीजी संस्कृति है वो लगभग 3300 ईसा पूर्व की है। 3300 ईसा पूर्व। कोटदीजी के बाद जो स्थान आता है वो आता है कायथा संस्कृति का। कायथा संस्कृति लगभग 2000 ईसा पूर्व की है। कायथा संस्कृति के बाद स्थान आता है मालवा संस्कृति का जो 1700 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व के मध्य काल की है। और सबसे अंत में जो स्थान आता है वह जोरवे संस्कृति का। तो जोरवे संस्कृति है वो 1400 से 700 ईसा पूर्व की है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ए, डी, सी और बी। ए, डी, सी और बी 4 नंबर ऑप्शन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। कोटदीजी संस्कृति सिंध स्थित कोटदीजी से उत्खनित 16 पुरातात्विक स्तरों में प्राक हड़प्पाई कोटदीजी प्रथम का प्रारंभिक हड़प्पा काल लगभग 3300 ईसा पूर्व से है। यहाँ का विशिष्ट मृदभांड छोटी गर्दन वाला अंडाकार नुमा पात्र जिस पर सींग वाले देवता, मछली के सलक आदि के डिजाइन है जो लाल व पांडु वर्णी है जिन्हें कोटदीजी मृदभांड नाम दिया गया है। कायथा संस्कृति। कायथा संस्कृति जो 2000 से 1800 ईसा पूर्व की है। यह ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों में प्रारंभिक संस्कृति है। यहाँ अपने चाक पर बने मजबूत और उत्कृष्ट मृद भांडों मालवा मृद भांड से अपनी पहचान रखती है। मालवा संस्कृति 1700 से 1200 ईसा पूर्व की नर्मदा नदी क्षेत्र में
जोरवे संस्कृति 1400 से 700 ईसा पूर्व की महाराष्ट्र के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के संबंध में असत्य है? ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां मुख्य रूप से ग्रामीण संस्कृतियां थी, तो यह बात तो सही है। ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों का लोग ज्यादातर नदियों में पहाड़ियों के पास रहा करते थे, यह बात भी सही है। काले व लाल रंग के मृद भांड इन संस्कृतियों में व्यापक रूप से लिए जाते हैं, तो यह बात भी सही है। जोरवे एक ताम्र पाषाणिक स्थल है जो मालवा संस्कृति से संबंधित है, यह बात भी सही है। तो इसमें तो चारों ऑप्शन ही सही है। इसमें पूछा है गलत ऑप्शन, तो गलत ऑप्शन इसमें है ही नहीं, इसलिए ये बोनस क्वेश्चन है। ताम्र पाषाणिक कैलकोलिथिक का अर्थ है पत्थर व तांबे के प्रयोग की व्यवस्था। मानव द्वारा व्यवहार में लाई गई पहली धातु तांबा है, जो लगभग 5000 ईसा पूर्व में इसका प्रयोग शुरू हुआ था। तकनीकी दृष्टि से ताम्र पाषाण अवस्था हड़प्पा की कांस्य युगीन संस्कृति से पहले की है, पर कालक्रम में भारत में हड़प्पा की कांस्य संस्कृति पहले आती है और देश के अधिकांश भागों में ताम्र पाषाण युगीन संस्कृतियां बाद में। इस संस्कृति के लोग पत्थर के साथ साथ तांबे की वस्तुओं का प्रयोग करते थे। तब कभी कभी वे निम्न गुणवत्ता युक्त कांस्य को भी उपयोग में लाते थे। वे मुख्यतः ग्रामीण पशुचारी व कृषक समुदाय से संबंधित थे तथा पहाड़ियों व नदियों के आसपास रहते थे। ताम्र पाषाणिक निवासियों द्वारा प्रयुक्त विशिष्ट प्रकार के मृद भांडों के आधार पर इन्हें जाना जाता है। गेरिक मृद भांड इस संस्कृति के विशिष्ट मृद भांड थे। काले व लाल कृष्ण लोहित मृद भांड इस संस्कृति के सर्वाधिक प्रचलित व सर्वाधिक प्राप्य मृद भांड है। ये चाक निर्मित थे। ताम्र पाषाणिक संस्कृति के सबसे अधिक स्थल पश्चिमी महाराष्ट्र से प्राप्त हुए हैं। यहाँ के प्रमुख उत्खनित स्थलों में दाइमाबाद, जोरवे, नेवासा, जो सभी अहमदनगर में स्थित है, चंदोली, सोनगांव, इमामगांव, ये सारे पुणे में स्थित है। थियूर, बहाल, प्रकाश व नासिक प्रमुख है। इन्हें सम्मिलित रूप से जोरवे संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि जोरवे जो गोदावरी की सहायक परवरा नदी के बाएं तट पर स्थित है, इसका प्रथम उत्खनित स्थल व प्रतिनिधि स्थल है। इस संस्कृति में दक्षिण के नवपाषाण संस्कृति के तथा मालवा संस्कृति के तत्व भी विद्यमान है। भारत में निम्नलिखित ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों का कालक्रम अनुसार क्या है? कायथा संस्कृति। कायथा संस्कृति का जो कालक्रम है वो है 2000 से 1800 ईसा पूर्व। आहड़ मालवा का जो है वो 1700 से 1200 ईसा पूर्व का है और जोरवे का जो है वो 1400 से 700 ईसा पूर्व का है। तो इनका कालक्रम के अनुसार ये 1 नंबर पर कायथा, 2 नंबर पर आहड़, 3 नंबर पर मालवा और 4 नंबर पर जोरवे। 1, 2, 3, 4, तो 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैलकोलिथिक अर्थशास्त्र था ग्रामीण, खानाबदोश व पशुचरण अवस्था, अनिर्धारित नगरीय। चैलकोलिथिक ताम्र पाषाण को कहा गया है, तो यह ग्रामीण था। 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो अभी बताया था ताम्र पाषाण युग को। 3 नंबर ऑप्शन। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, फावड़ा और हंसिया छोटे शस्त्र एवं घोड़ों के लोह उपकरण महापाषाण युग के स्थलों से मिले हैं। कथन 2, मास्की और नागार्जुन कोंडा महापाषाण युग के स्थल है। उपरोक्त कथन के आलोक नीचे दिए गए विकल्पों में से चयन कीजिए। कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य है, तो हाँ, कथन 1 भी सत्य है और कथन 2 भी सत्य है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 1 नंबर ही हो जाएगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं। दक्षिण भारतीय महापाषाण संस्कृति की 2 प्रमुख विशेषता थी। लोह के उपयोग की शुरुआत नवपाषाण महापाषाण संस्कृतियों के स्तरों से संयुक्त रूप से प्राप्त होती है। चाक निर्मित काले लाल मृत भांडों के आविर्भाव से संयुक्त होना। नायकुंड व महुआचारी महाराष्ट्र के से लोहे की बूटी तथा तांबे के आभूषणों से सजे घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नायकुंड से लोहे के बने मछली कांटे, त्रिशूल, भालाग्र, तलवार, हल्का कुदाल मिले हैं। यहाँ लोहा गलाने तथा लोहे के उपकरणों के निर्माण के भी साक्ष्य मिले हैं। लाहौर की भट्टी से जुड़ा टेराकोटा का एक पाइप भी मिला है। निम्नलिखित एक पूरा स्थल
महापाषाणी संस्कृति से संबंधित नहीं है। येलेश्वरम ये महापाषाण संस्कृति का स्थल है। आदि चलनूर यह भी महापाषाण संस्कृति का स्थल है। ब्रह्मगिरी यह भी महापाषाण संस्कृति का स्थल है, लेकिन जुनूर जो है ये महापाषाण संस्कृति का स्थल नहीं है। तो 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। डोलमेंस इस शब्द का तात्पर्य क्या है? हड्डी और लकड़ी द्वारा उपकरण बनाना, चाक पर निर्मित मिट्टी के बर्तन बनाना, इतिहास पूर्व की चित्रकलाएं नहीं, गड़े हुए मुर्दों पर निर्मित समाधियां। तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। डोलेमेंस गड़े हुए मुर्दों पर निर्मित समाधियां को डोलेमेंस कहा गया। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर। डालमेन पत्थर के मेज प्राप्ति स्थल ब्रह्मगिरी कर्नाटक तथा चिंगलकोट तमिलनाडु। यदि इस प्रकार का कक्ष जमीन के नीचे बना होता है तो इसको शिष्ट कहते हैं। यदि इस प्रकार को कब्र आंशिक रूप से जमीन के भीतर होता है तो इसे डोलमेनोइट शिष्ट ताबूत कहते हैं, तथा इस प्रकार के महापाषाणी कब्र जमीन के ऊपर बने होते हैं, इन्हें डालमेन पत्थर के मेज कहते हैं। मृत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। सन्यासी गुफाओं के रूप में नहीं, मृतक को दफनाने के रूप में तो हाँ, मंदिर के रूप में ना, मंदिर तो उस समय थे ही नहीं। तो 2 नंबर जो ऑप्शन है ये एक है इसका राइट आंसर हो गया। निम्नलिखित में से किसका संबंध महापाषाण से नहीं है? तो सस्थायी वाणिज्य, राख के टीले मिले हैं, चारागाह मिले हैं, लोह उपकरण मिले हैं, लेकिन सस्थायी वाणिज्य ये महापाषाण से संबंधित नहीं है। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। भारतीय महापाषाणी संस्कृति से निम्नलिखित में से क्या क्या संबंधित है? लोहे के औजार और उपकरण, तो ये तो महापाषाणी संस्कृति से संबंधित है। घोड़ों के अवशेष भी मिले हैं। जोरवे भांड जो महापाषाण नहीं, ताम्रपाषाण के हैं, तो ये तो नहीं होगा। सार्कोफेगी, हाँ सार्कोफेगी का संबंध भी महापाषाण से है। डोलेमन, तो डोलेमन का संबंध भी महापाषाण से है। तो एक सी ऑप्शन है ये नहीं होगा। ए बी डी और ई, ए बी डी और ई, ए बी डी ई 3 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत में विकसित होने वाली महापाषाणी संस्कृति को प्राग ऐतिहासिक काल से ईस्वी सन की प्रारंभिक सदियों में रखा जाता है। बड़े पाषाणों से बनी समाधियों को महापाषाण कहते हैं। वीडी कृष्ण स्वामी को महापाषाणी समाधियों को खोजने का श्रेय दिया जाता है। इन कब्रों से लोहे के उपकरण मिलते हैं। डोलमेन महापाषाणी समाधि का ही प्रकार है। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा महापाषाणी युगीन संस्कृति से संबंधित नहीं है? चंद्रगिरी, ब्रह्मगिरी और उतनूर ये महापाषाणी संस्कृति से ही संबंधित है। आदिचलनूर ये महापाषाणी संस्कृति से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में नवपाषाण युग के स्थलों से हड्डियों के बने औजार कहाँ पाए गए हैं? तो हड्डियों के बने औजार गुफकराल से मिले हैं। सुरुतारों से हड्डियों के औजार नहीं मिले। जदा ओजले हेडिंग से हड्डियों के औजार नहीं मिले। चिरांद जो बिहार में है यहाँ से भी हड्डियों के औजार मिले हैं। तो गुफकराल और चिरांद ए और सी 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुफकराल कश्मीर स्थित नवपाषाणिक स्थल है। ए के शर्मा ने 1981 में इसका उत्खनन किया था। गुफकराल का शाब्दिक अर्थ है कुमार की गुफा। यहाँ से भेड़, बकरी आदि जानवरों की हड्डियां व उनसे बने उपकरण प्राप्त हुए हैं, जैसे हड्डी की बनी सुइयां। चिरांद मध्य गंगा घाटी बिहार स्थित नवपाषाण कालीन स्थल है। यहाँ से नवपाषाणिक संदर्भ में सर्वप्रथम कृष्ण लोहित मृद भांड मिले हैं। क्वार्टजाइट, बसाल्ट और ग्रेनाइट पत्थर के कुल्हाड़ और हथौड़े यहाँ बनाए जाते थे। चालसेडोनी, चट, एगेट तथा जेस्पर के सूक्ष्म कालीन ब्लेड और क्वाइट बनाए जाते हैं। हड्डी और कांटों के स्क्रैपर, खिजेल, सुई, हथौड़े, छिद्रक, पिन आदि बनते थे। हड्डियों के आभूषण, कंघी आदि भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण काल में वह कौन सा स्थान था जहाँ से बड़ी संख्या में हड्डी के बने औजार व हथियार
प्राप्त हुए हैं। तो वह चिरांद था जहाँ से हड्डी के औजार व हथियार प्राप्त हुए हैं। चिरांद जो बिहार के अंदर है, वर्तमान बिहार में स्थित है चिरांद। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस नियोलिथिक प्रदेश में हड्डियों के बनाए गए उपकरण और औजार अबाधित रूप से दिखाई देते हैं? बुर्जहोम से हड्डियों के औजार मिले हैं, चिरांद से हड्डियों के औजार मिले हैं, इलाहाबाद से नहीं मिले, मेहरगढ़ से भी नहीं मिले। तो बुर्जहोम और चिरांद ये दो है जो ए और ब, 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो महादा और सरायनहार, इन दो से मिले, 3 नंबर और 4 नंबर। मध्यकालीन महादा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। से बड़ी मात्रा में हड्डी व सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा महादा के 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं, जो झील क्षेत्र, बुचड़खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बांटा था। बुचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण व आभूषण बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं। सराय नहार से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। हड्डियों से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में हैं। तो सराय नहार और महादा, इन दोनों से मिले, 1 नंबर और 2 नंबर दोनों इसके सही आंसर है। इनमें से ताम्रपाषाण युग का कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है? तो राजस्थान में जो स्थल है वो गणेश्वर है, कांतली नदी के किनारे, नीम का थाना जिला। गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति, उत्तरी पूर्वी राजस्थान, 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। जोधपुरा पहली बार इस संस्कृति के अवशेष यहीं से मिले हैं। पूर्वी राजस्थान में साहिबी नदी के किनारे स्थित है तथा गणेश्वर आकार 1.2 से 1.6 हेक्टेयर। उत्तरी राजस्थान स्थित में सीकर जिले के नीम का थाना क्षेत्र में कांतली नदी के किनारे स्थित है। गणेश्वर में रतन चंद्र अग्रवाल ने 1977 में खुदाई कर सभ्यता पर प्रकाश डाला। बालेश्वर खेतड़ी की ताम्र खानों के निकट स्थित गणेश्वर ताम्र पाषाण काल का महत्वपूर्ण केंद्र है। गणेश्वर से 3 सांस्कृतिक चरण रेखांकित किए गए हैं। कालखंड 1 3800 ईसा पूर्व से, कालखंड 2 2800 ईसा पूर्व से और कालखंड 3 2000 ईसा पूर्व से। कालखंड 2 से इस क्षेत्र में धात्विक प्रयोग की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। तांबे की कुछ वस्तुएं भी मिली है, जिनमें 5 तिराग्र, 3 मछली मारने के कांटे, 1 भालाग्र व 1 सुआ मिला है। गणेश्वर जैसे छोटे से केंद्र में सैकड़ों की संख्या में मिली ताम्र वस्तुओं के आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि इस समय तक यह ताम्र वस्तुओं के निर्माण का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका था और जहां से तांबे की वस्तुओं को दूसरे क्षेत्र में रह रहे समुदायों को निर्यात भी किया जाता था। गणेश्वर का दोहरे छल्ले वाला पिन कुछ हड़प्पाई स्थलों से भी मिल चुका है। यह सब इस बात का तरफ संकेत करते हैं कि गणेश्वर और हड़प्पाई संस्कृति के बीच संपर्क था। गणेश्वर के लोग मुख्यतः आखेट पर तथा आंशिक रूप से कृषि पर निर्भर थे। मुख्यतः आखेट था और आंशिक रूप से कृषि पर निर्भर थे। गणेश्वर संस्कृति ताम्रयुगीन संस्कृतियों के केंद्र में प्राप्त तिथियों में प्राचीनतम है। इसे भारत में ताम्र युगीन संस्कृतियों की जननी माना जाता है। यहाँ से प्राप्त सामग्री में 99% तांबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहले मध्य पाषाण कालीन शैल चित्र किस स्थान से प्राप्त हुए? तो शैल चित्र जो प्राप्त हुए थे वो हो गए थे सोहारी घाट से। सोहारी घाट विश्व का पहला शैल चित्र 1867 से 68 में कैमूर पहाड़ियों में स्थित सोहारी घाट मिर्जापुर यूपी से ए.सी. कार्लाइल तथा जे कार्कबर्न द्वारा खोजा गया। संपूर्ण मिर्जापुर क्षेत्र के शैल चित्रों की खोज इन्हीं के प्रयासों से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका में किस काल के पाषाण चित्रों का बनना प्रारंभ हुआ था? मध्य पाषाण से संबंधित था। भीमबेटका कला तीर्थ मध्य प्रदेश, वर्ष 1997 ईस्वी में पुरातत्वविद V.S. वांकणकर भोपाल से इटारसी के बीच रेल यात्रा कर रहे थे। तब उन्होंने भीमबेटका, रायसेन जिला मध्य प्रदेश
के शैलाश्रय को पहली बार देखा तो अगले स्टेशन पर ही वो उतर गए। इस प्रकार विश्व प्रसिद्ध शैल चित्रों की एक कौंदर की खोज हुई। यहाँ से संपूर्ण प्राग ऐतिहासिक काल के मानव आवास के साक्ष्य मिले हैं, जहाँ से 10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 700 गुफा आश्रयों में से 400 से अधिक में शैल चित्र देखे जा सकते हैं। ये चित्र विभिन्न कालों से संबंधित है। 10,000 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक है, 700 ईस्वी तक है। 10,000 ईसा पूर्व से 700 ईस्वी तक है, लेकिन सर्वाधिक मध्य पाषाण से संबंधित है। भीमबेटका के शैला चित्रों का अध्ययन वीएस वाणकर के अतिरिक्त यशोधर मठपाल ने 1974 में और अरविंद न्यूमेयर ने 1983 में किया गया है। निम्नलिखित में से कहां पर हमें शैलाश्रय चित्र नहीं मिला पूछा है। मिर्जापुर से तो मिला है, भीमबेटका से भी मिला है, कुडहांडी से भी मिला है और बस्तर से भी मिला है। तो इसके तो चारों ऑप्शन सही है, इसलिए एक बोनस क्वेश्चन माना जाएगा। उपयुक्त सभी स्थलों से शैलाश्रय मिले हैं। निम्नलिखित में भारत की सबसे प्राचीन गुहा चित्रकला कहाँ है? तो सबसे प्राचीन चित्रकला है वो भीमबेटका की है। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर। भारत में पहला शैल चित्र 1867 से 68 में सोहारी घाट यूपी में किसने खोजा था? तो ये खोजा था ACL कार्लाइल ने। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर। विश्व विरासत स्थल भीमबेटका की खोज किसने की? VS वांगणकर। 3 नंबर ऑप्शन। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? रायसेना जिला, मध्य प्रदेश, अब्दुल्लागंज। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों को प्राग ऐतिहासिक महत्व को खोजा? तो वो थे VS वांकणकर। 3 नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रस्तर युग से संबंधित है? तो यह भीमबेटका। निम्नलिखित में से कौन पश्चिम बंगाल के ताम्रसम कालीन सांस्कृतिक स्थल है? चांदोली ये नहीं है, कायथा ये भी नहीं है, महिषदल है और पांडु राजा डिबी है। तो ये दोनों जो पश्चिम बंगाल के ताम्रसम कालीन सांस्कृतिक स्थल है। 3 नंबर और 4 नंबर, 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्वी भारत में गोलबाई शासन उड़ीसा, चिरांद सेनुआर सोनपुर व ताराडीह बिहार, पारूडी छोटा नागपुर पठार झारखंड, पांडु राजा डिबी अजय नदी घाटी, महिषदाल भरतपुर मंगलकोट पश्चिम बंगाल, नापचिक मणिपुर प्रमुख ताम्र पाषाणिक स्थल माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सोहन संस्कृति किस युग से संबंधित है? उच्च पूरा पाषाण युग नहीं, मध्य पूरा पाषाण युग नहीं, नव पूरा पाषाण युग नहीं, निम्न पूरा पाषाण युग है। तो हाँ, निम्न पूरा पाषाण युग जो है सोहन संस्कृति से संबंधित है। 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधोलिखित में से कौन से विशुद्ध पूरा पाषाण उपकरण है? हस्तकुठार है, विदारणी है और वेदनी है। क्वार्टजाइट ब्लेड ये नहीं है। तो 1, 2 और 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर। आधारभूत उपकरण प्रारूप कंडासा और खंडक, हस्तकुठार और विदारणी, खुरचनी, वेदनी, तक्षणी, वेधक। विशेष प्राचीनतम एवं अपरिष्कृत हैंडक्स को एबी वैली तथा विकसित एवं परिष्कृत हैंडक्स को एसुलियन कहा जाता है। यह हस्तकुठार बनाने की सबसे महत्वपूर्ण तकनीक है। निम्नलिखित में से कौन से 2 उत्खनित एसुलियन स्थल है? एसुलियन स्थल है जो एक तो चिरकी निवासा है और जो दूसरा है वो हुसंगी है। तो 1 नंबर और 4 नंबर यानी 3 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूरा पाषाण कालिक उपकरण में हस्तकुठार, विदारक, खुरचनी एसुलियन तकनीक से बने माने जाते हैं। चिरकी नेवासा महाराष्ट्र, हुसंगी कर्नाटक से एसुलियन
के औजार प्राप्त हुए हैं। चीर की निवासा से निम्न पूरा पाषाण काल की प्राचीनतम तिथि ज्ञात हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत युगम की पहचान कीजिए। निम्न पूरा पाषाण कालीन उपकरण चॉपर शैली, ये सही है। मध्य पूरा पाषाण कालीन उपकरण बोरर, ये भी सही है। उच्च पूरा पाषाण कालीन उपकरण ब्यूरिन, ये भी सही है। मध्य पाषाण कालीन उपकरण चॉपिंग, तो ये गलत है। ये चॉपिंग है जो निम्न पूरा पाषाण काल का ही है। चापर और चॉपिंग ये दोनों ही निम्न पूरा पाषाण है। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका गलत हो जाएगा। ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण निम्नलिखित में से किस परंपरा के परिचायिक लक्षण है? तो ये है उच्च पूर्व पाषाण कालीन, 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर। उच्च पूरा पाषाण काल, इस काल के औजार बनाने में दबाव तकनीक का प्रयोग हुआ है। उच्च पूरा पाषाण औजार की तकनीकी उत्कृष्टता समांतर फलेकों वाले ब्लेड्स के आधार पर रेखांकित की जाती है। ब्यूरिन कोटि के औजारों की संख्या में भी इस काल के उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा सकती है। इसलिए इसे ब्लेड ब्यूरिन, तेज धारदार फलक तक्षणी संस्कृति भी कहा जाता है। इसे चाकू संस्कृति भी कहते हैं। उच्च पूरा पाषाण काल की अंतिम संस्कृति को मैग्डेलियन संस्कृति कहा जाता है। पूरा पाषाण युग का प्रमुख औजार क्या था? तो वो था हस्त कुठार। परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है उच्च पूरा पाषाण युग। हस्त कुठार उपकरण निम्नलिखित में से किस विधि का उपकरण था? तो बाइफेशियल विधि, 2 नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा पूरा प्रस्तर का प्रतिनिधित्व करता है? तो मद्रास उद्योग, 2 नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाण युग से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन पूरा पाषाण युग से संबंधित है? चॉपर, चापिंग और गंडासी औजार, हाँ तो ये निम्न पूरा पाषाण का ही है। ज्यामितीय औजार नहीं, टंकन औजार नहीं, प्रामार्जित औजार नहीं, तो 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूरा पाषाण युग में चॉपर, चॉपिंग, पेबुल संस्कृति के उपकरण सर्वप्रथम पंजाब पाकिस्तान का सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। चॉपर चॉपिंग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एच.एल. मोविस द्वारा किया गया था। किस प्रागैतिहासिक संस्कृति से पत्थर पर उत्कीर्ण शिकार का दृश्य मिला है, जिसमें एक हिरण का शिकार भाले और तीर से किया जा रहा है? तो ये बुर्जहोम से मिला था। कश्मीर का जो क्षेत्र है बुर्जहोम, नवपाषाण काल स्थल का कश्मीर का क्षेत्र है ये बुर्जहोम, जहां गर्तावास के भी साक्ष्य मिले हैं। बुर्जहोम शाब्दिक अर्थ प्लेस ऑफ बर्च यानी बुर्ज का वृक्ष। सन 1935 में डी टेरा व पीटरसन द्वारा इस स्थल की खोज की गई। बुर्जहोम से 4 पुरातात्विक स्तर विन्यास की प्राप्ति हुई है। चौथा प्रारंभिक नवपाषाण काल, तीसरा महापाषाण काल व ऐतिहासिक काल से संबंधित है। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यहाँ से प्राप्त गड्ढों में बनाए गए आवास है। कश्मीर की दूसरे सर्दियों से बचने के लिए नवपाषाण काल के लोग इन्हीं आवासीय गड्ढों में रहते थे। कालखंड 2 से पत्थर के 2 शिलाओं पर उत्कीर्ण चित्रांकन प्राप्त हुए हैं। आकृतियों से बोध होता है कि ये एक नुकीले पत्थर वाली झोंपड़ी का है, जिसके दाहिने भाग में कोई पशु है जिसकी सिर्फ पूंछ साफ तौर पर देखी जा सकती है। दूसरा उत्कीर्ण आखेट का दृश्य है। आखेट के दृश्य में विशाल श्रृंग वाले एक हिरण को शिकारी, शायद महिला थी, द्वारा पीछे से लंबे भाले से मारा जा रहा है तथा दूसरा शिकारी सामने से तीर चला रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पशु कब्रागृह पाए जाते हैं? तो ये बुर्जहोम ही है। बुर्जहोम कालक्रम अनुसार बुर्जहोम 2 कालक्रम 1700 ईसा पूर्व तक। बुर्जहोम 2 की एक विशेषता यह भी देखी गई है कि कई बार शवों के साथ जंगली तथा पालतू जानवरों को भी दफनाया गया है। इन पशुओं में हिरण, भेड़िया, जंगली बकरी, बर्फ का चीता, सुअर के अलावा कई पालतू पशु जैसे मवेशी, भैंस, कुत्ता, भेड़, बकरियां आदि शामिल है। पालतू कुत्तों को भी उनके मालिकों के शवों के साथ दफनाया गया है। एक कब्र में 5 कुत्तों को मृग श्रृंग के साथ दफनाया गया है। भारतीय स्थल पर गड्ढे खोदने के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल से पाए गए हैं? तो बुर्जहोम और रंगपुर, 2 नंबर ऑप्शन।
बुर्ज होम किस प्राग ऐतिहासिक संस्कृति का केंद्र है? तो नवपाषाण युग का। किस क्षेत्र के उत्खनन से पता चला है कि वहां नवपाषाण कालीन मानव जमीन में गड्ढा खोद कर रह रहे थे? तो कश्मीर है। कश्मीर के बुर्ज होम गुफ कराल जो स्थान है, बुर्ज होम गुफ कराल कश्मीर के नवपाषाणिक स्थल बुर्ज होम से हमें गर्तावास या गड्ढा खोद कर बनाए गए आवास के साक्ष्य मिले हैं। बुर्ज होम से कुत्ते को मालिक के शव के साथ भी दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन नवपाषाणिक स्थल नहीं है? नवपाषाणिक स्थल नहीं है तो अरिकुमेंडू जो ये नवपाषाणिक स्थल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होमो इरेक्टस प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो वो हुआ था हथनोरा से प्राप्त। हथनोरा जो एमपी का क्षेत्र है। सन 1982 में होशंगाबाद मध्य प्रदेश के पास नर्मदा नदी के किनारे हथनोरा नामक गांव में अरुण सोनकिया को होमोनिड मानव कपाल की प्राप्ति हुई। यह 30 वर्षीय युवती का अवशेष था। इसे पहले एक होमो इरेक्टस के रूप में, फिर स्वयं होमो सेपियंस के एक आदिम संस्करण यानी प्राक होमो सेपियंस के रूप में, फिर होमो हिडेलबोर्गिन्स के रूप में वर्गीकृत किया गया और यह बहस आज भी जारी है। यहाँ से प्राप्त पूर्ण खोपड़ी 5 लाख वर्ष पुरानी मानी गई है। यह भारत ही नहीं दक्षिण एशिया में आदि मानव का प्रथम जीवाश्म है। सन 1983 से 1992 के बीच नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र में मानवीय फॉसिल जीवाश्म की प्राप्ति की गहन खोज हुई। इस क्रम में सैकड़ों पुरापाषाण औजार व पशुओं के जीवाश्म प्राप्त हुए। सन 1997 में A.R. साख्यान ने हथनोरा से ही महत्वपूर्ण खोज की घोषणा की। इनमें मध्य व पुरापाषाणकालीन औजारों, पशु जीवाश्मों के साक्ष्य, होमोनिड कंधे की एक हड्डी प्राप्त हुई। सांख्यन के अनुसार हथनोरा से अलग अलग मिले 2 होमोनिड जीवाश्म एक ही महिला के थे। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला? तो नर्मदा घाटी क्षेत्र में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा घाटी क्षेत्र में अवस्थित हथनोरा होशंगाबाद जिला नामक पूरा स्थल से प्राप्त हुआ है। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनेकिया द्वारा 5 दिसंबर 1982 को की गई थी। निम्नलिखित में से किस स्थल पर 2001 में जीवाश्मीकृत मानव शिशु कपाल पाया गया? तो यह ओडई से पाया गया था। ओडई जो तमिलनाडु का क्षेत्र है, तमिलनाडु से यहाँ से ये पाया गया था। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे के जो प्रश्न बचे हैं वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, तो नेक्स्ट पार्ट भी आप देखना ना भूले और हमारी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।